इंटर्नशिप से जिस तरह से आपने करियर ग्रो किया, एक बिजनेस हेड बने, उसके लिए कुछ टिप्स जानना चाहें कि एज ए जॉब में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो ग्रो कर सके? एक प्लान बनाइए कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कब और क्या करना है, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ उसको एग्जीक्यूट करिए, है ना। तो आप जो भी अपना बेस्ट दे सकते हैं पैशन के साथ कीजिए। तो आपको क्या लगता है एज ए एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव कहाँ पे लैग करते हैं कि उनकी इंटर्नशिप क्रैक ही नहीं करती? केवल ये नहीं है कि कंपटीशन ज़्यादा है, लोग ध्यान नहीं देते अप्लाई करते समय। आपको अपने चांस को इम्प्रूव करना है तो आप बहुत सारे इंटर्नशिप अप्लाई कीजिए। आप रूटीन बना लीजिए कि डेली 5 करूँगा, मैं हर महीने 150 करूँगा, अगले महीने 300 हो जाएगा, है ना। तो जितना ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे ना उतना ही आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। हाय शादाब, वेलकम टू द शो। सो आपके बारे में जानते हैं और अभी आपके करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। Thank you so much for having me in the show. My name is Shadab Alam and I am from a suburban place in Bihar called Raxaul. I completed my education till 12th from Raxaul only, and after that I went to NIT Jamshedpur. I completed my BTech from there. And after graduating, I started as an intern with Internshala, and the interesting thing is I was the first team member to join Internshala. Back then we had this big office, very small, and in the office we were just 2 people, Sarvesh and I, and that's where I started, and we have come a long way. It's been about 12 years now. ओके, नाइस। जो करियर जर्नी शुरू हुई, एक बार उसके बारे में जानते हैं कि लाइक आपने जब आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करी तो नेक्स्ट आपने क्या स्टेप लिया? So back then मैंने इंटरमीडिएट 2008 में कंप्लीट करी थी, राइट। और चूँकि मैं एक बहुत ही स्मॉल रूरल प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो जो लोग फॉलो कर रहे थे बस मैंने भी वही कर लिया। किसी ने बताया, मेरे भैया इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो उनको इंस्पिरेशन लेके कि हाँ मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने प्रिपरेशन करी, एग्ज़ाम दी और लकीली हो गया, तो मैंने भी इंजीनियरिंग कर ली। तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माय एजुकेशन इन अंडर ग्रेजुएशन। और जब मैं कॉलेज में आया तो उस टाइम पे 2008-9 में इंटर्नशिप का तो मतलब एकदम कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, राइट। जब मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आया तो सीनियर से पता चला या फिर टीचर से पता चला कि एक कंपलसरी इंटर्नशिप आपको करना होता है, और उसके क्रेडिट मिलते हैं। तो भाई कैसे करेंगे, कुछ पता तो है नहीं। तो मोस्ट ऑफ माय सीनियर्स वो क्या करते थे, किसी की जान पहचान है, किसी प्रोफेसर के थ्रू कहीं किसी कंपनी में जान पहचान है या कोई रिश्तेदार में है, उसके थ्रू कर लेते थे। कई लोग तो पेड ट्रेनिंग करते थे, है ना, और उसकी सर्टिफिकेट को लेके वो बोलते थे कि यही है इंटर्नशिप। ओके, तो उस समय कॉलेज में कंपलसरी मैंडेटरी हो गई थी? कंपलसरी थी। सो बेसिकली जितने वोकेशनल एजुकेशन थे, जैसे इंजीनियरिंग ले लो आप, है ना, MBA ले लो, जो वोकेशनल कैटेगरी के अंदर जितने भी डिग्रीज आते थे उसमें कंपलसरी थे। लेकिन इसका कोई सिस्टम नहीं था कि आपने कंपलसरी तो कर दिया है लेकिन कल्चर नहीं है, बच्चों को इंटर्नशिप दिलाने का कोई सिस्टम नहीं है, पोर्टल्स भी नहीं थे उस समय, कोई कुछ नहीं था। सारे बात कर रहे हैं, ये मैं कर रहा हूँ 10-11 की। हाँ, जब मैं थर्ड ईयर में था, है ना। तो मोस्टली क्या करते थे हम लोग, जैसे मैं क्या करता था, मैंने पहले कुछ कंपनीज के वेबसाइट पे जाके वहाँ से ईमेल आईडी निकाल के मैंने मेल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। तो फिर मैंने अपने स्ट्रैटेजी को चेंज किया। मैंने रेज्यूमे जो मेरा था 8-10 रेज्यूमे प्रिंट करा दिया, और जमशेदपुर में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं, तो मैं वहाँ जाके ऑफिस में रेज्यूमे देने लगा कि मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और इंटर्नशिप हमारे लिए कंपलसरी है, अगर आपके यहाँ कोई पोजीशन है इंटर्न की तो आप बताइए। तो लकीली उस टाइम पे जमशेदपुर में टाटा टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी थी, मैं उनके HR के दफ्तर में चला गया और रेज्यूमे दे दी। तो शी वॉज वेरी कंसिडरेट। उन्होंने इस बात को नोट किया कि मैं चल के आ रहा हूँ इंटर्नशिप मांगने के लिए, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने हायर कर लिया। वो अनपेड इंटर्नशिप थी। तो उस समय टाटा की मोबाइल हुआ करती थी, जैसे रिलायंस की अभी है। तो उसी ऑफिस में हमें इंटर्नशिप कराया गया। वहाँ बहुत सारे डिवाइस वगैरह सब कुछ थे। तो एक हमारे मेंटोर थे जो हमें टीचर की तरह पढ़ाते थे, कुछ काम देते थे, वो सब हम करते थे। अनपेड इंटर्नशिप थी 2 महीने की, वहीं पे हमने अपनी इंटर्नशिप करी और 2 महीने के बाद एक सर्टिफिकेट मिल गया हमें।
Okay. So that's where we started internship. and that was my first internship. तो कोई पोर्टल नहीं था, तो खुद से ढूंढना था, और हमारे नेटवर्क में कोई ऐसे थे भी नहीं कि जो कंपनी में काम करते हो उनके थ्रू हम चले जाएं। तो खुद से ही डोर टू डोर, ऑफिस टू ऑफिस घूम घूम के अपने रेज्यूमे को दिया, और लकीली वो HR बहुत ही कंसिडरेट थे, उनको मैं टकरा गया, तो उन्होंने फिर वो एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो दैट वाज योर फर्स्ट इंटर्नशिप, राइट? तो उसके आगे जब आगे बढ़ते हैं तो आप इंटर्नशाला तक का आपका सफर कैसा रहा? सो तो इंटर्नशिप के बाद फिर मैंने फाइनल ईयर कंप्लीट करी, और कॉलेज में प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है ना? तो प्लेसमेंट सीजन आई, प्लेसमेंट हो गई, दो जगह हो गई। तो बैंगलोर में एक कंपनी है, वहाँ पे मुझे ज्वाइन करना था। तो ज्वाइनिंग से पहले एक महीना पहले मैं बैंगलोर चला गया। वहाँ मेरे दोस्त काफ़ी ज्वाइन कर चुके थे, वो काम भी कर रहे थे। तो एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं बताता हूँ। एक मेरा क्लासमेट था जावेद, उसकी ज्वाइनिंग मेरे से पहले थी, ठीक है? और उस फ्रेशर्स को क्या काम दिया गया था कि जावा का कोड था, और कोड को पढ़ना है और डिबग करना है। ओके। एक कोई पर्टिकुलर लाइन थी, उसको दूसरे नई लाइन से उसको रिप्लेस करना था। तो डेली जाके जावे तो वो काम करता था। तो एक दिन बैठ के सोचा, यार मैं ये मैनुअल काम है, मैं पूरे 8 घंटे करते रहता हूँ, कुछ लर्निंग तो है नहीं। तो उसने बैठ के एक फंक्शन लिख दिया, ओके, ठीक है, कि जहाँ पे भी ये चीज़ होगी आप इसको इससे रिप्लेस कर दो। वो काम आधे घंटे 1 घंटे में हो गया, खत्म। फिर जाकर उसने मैनेजर को बताया। वो ये सोच के गया था कि मैनेजर सुन के अप्रिशिएट करेगा। ओके। तो मैनेजर ने इसको खूब डांट लगाई कि तुम अपने मन से कैसे कर सकते हो, ये वो करके, है ना? तो जब मैं गया तो ये सारी कहानियाँ उन्होंने बताई, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मामला जमेगा नहीं। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में था तो इंटर्नशाला एक ब्लॉग थी, ओके, सर्वेश अच्छे आर्टिकल लिख के पोस्ट करते थे, उस पर मैं फॉलो करता था, वो ब्लॉग पढ़ता था आर्टिकल। तो लकीली मैं बैंगलोर में था, वो आर्टिकल, वो ब्लॉग को मैं ब्राउज कर रहा था, वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप इंटर्नशिप की ओपनिंग आई थी। ओके। तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया, ओके, 3 मंथ्स के लिए। मैं यहाँ पे आया, देखा कि भाई कंपनी में तो 2 ही लोग हैं, एक ये हैं और दूसरा मैं हूँ। ओके। और फिर मैं सोचने लग गया कि क्या करना है। तो उन्होंने काम दिया कि समझाया कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या विज़न है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक्साइटिंग लगा, कि अगर इस चीज़ को हम बेसिकली इंटर्नशिप की कल्चर को डेवलप कर पाते हैं इंडिया में, तो इसका बहुत ही बेनिफिट होगा, जो आज क्लियरली दिखता है, ठीक है ना? तो 3 महीने के लिए मैं आया था और 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। ठीक है। तो आपकी ये जो जर्नी रही है, इसमें जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में आपने फिजिकली जाके अपने रिज्यूमे वगैरह दिए सबको, राइट? तो इसमें इंटर्न्स के लिए क्या टेकअवेज हैं, कि आपको क्या लगता है कि किसी को करियर बिगिन करना है, जैसे आजकल के टाइम में पोर्टल भी अवेलेबल है, इतनी सारी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, लोग हर जगह अप्लाई कर देते हैं, उनका रिजल्ट नहीं मिलता उन्हें। तो आपको क्या लगता है कि जो नए इंटर्न्स हैं उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए कि उनकी इंटर्नशिप फर्स्ट क्रैक हो सके? देखिए, अब जो सीरियस है, हर साल इंटर्नशाला ही प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, 3.5 लाख 4 लाख 4.5 लाख बच्चों की इंटर्नशिप लगती है, राइट? लेकिन एक दूसरी इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि हर साल इंटर्नशाला के प्लेटफॉर्म पे कुछ 4.5 करोड़ के आसपास एप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है? तो 1% सिलेक्शन रेट है, ठीक है? तो अगर आप 100 इंटर्नशिप्स में अप्लाई करेंगे तो एक जगह आपका चांस बनता है हायर होने का। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इंटर्नशिप ढूंढना चाहते हैं, है ना, तो आप 2-4 इंटर्नशिप में अप्लाई करके आराम मत कीजिए, है ना? तो इस डेटा को तो देख के ही लगता है कि आप इंसेसेंटली अप्लाई करते ही जाइए, करते ही जाइए। डेली रूटीन बना लीजिए कि डेली मुझे 5 में करना है, 1 महीने में 150 में करेंगे, 2 महीने में 300 में करेंगे। तो आपके चांसेस जितना ज़्यादा में करेंगे उतना चांसेस बढ़ते हैं आपके, ठीक है? तो सबसे पहला कि 8-10 में अप्लाई करके आराम नहीं करना, और ये नहीं सोचने लगना है कि इंटर्नशिप नहीं लग रही है, ठीक है? जितना ज़्यादा अप्लाई कर सकते कीजिए, राइट? वो तो हो गई नंबर की बात। अब अप्लाई कैसे करना है ना? आप कुछ भी लिख के किसी भी प्रोफाइल में कैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते जो आप एक बार एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर किसी को डेवलपर चाहिए PHP,
तो उसको वो देखेगा ना कि स्किल है कि नहीं इस बंदे के अंदर। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंटर्न चाहिए तो वो तो समझना चाहेगा ना कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इनको कि नहीं डिजिटल मार्केटिंग की। अगर किसी को कंटेंट राइटिंग की के लिए इंटर्न चाहिए तो वो तो समझना चाहेगा कि ये लिख सकते हैं कि नहीं अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस फील्ड में इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। और अगर आपने ये जहन बना लिया है कि मुझे इस फील्ड में करनी है तो फिर आप चेक कीजिए कि आपके अंदर वो स्किल है कि नहीं। बेसिक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही मास्टरी चाहिए, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक स्किल्स, बेसिक्स काम तो करने आना चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक सही है। बात है। अगर नहीं है तो स्किल एक्वायर कीजिए, आप सीखिए, आप कोर्सेज कीजिए, खुद से सीखिए, है ना। इवन इंटर्नशाला में भी मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन है ना। हाँ, इंटर्नशाला में भी है, छोटे कोर्सेज भी हैं, बड़े कोर्सेज भी हैं, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हैं, 1300-1400 पे भी अवेलेबल है ना। तो आप सीखिए। तो अपने प्रोफाइल को पहले समझिए, उस हिसाब से अपने स्किल को डेवलप कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ आपके पास बेसिक काम करने का स्किल आ गया है तो अपने रेज्यूमे को उस तरीके से क्राफ्ट कीजिए, है ना। किसी का रेज्यूमे उठा के बस कॉपी पेस्ट कर देना वो सही तरीका नहीं है ना। आप अपने रेज्यूमे को इस तरीके से क्राफ्ट कीजिए कि मान लीजिए कि आप कंटेंट राइटिंग में अप्लाई कर रहे हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका रेज्यूमे ये बताना चाहिए कि ये कैंडिडेट या फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग की समझ है, मुझे ये टूल्स के बारे में पता है, मैंने ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं या फिर ये कोर्सेज किए हैं। उसमें वो मिलना चाहिए एविडेंस एम्प्लॉयर्स को कि इसको डिजिटल मार्केटिंग की समझ है और इनको डिजिटल मार्केटिंग आती है। या फिर कंटेंट राइटिंग, आपने अगर कोई ब्लॉग लिखा हो या फिर कोई ब्लॉग मेंटेन करते हो, आर्टिकल्स लिखते हो, कहीं भी कुछ रिपोजिटरी आपने बनाया हो लिख के प्रोफाइल, तो उसके बारे में बात कीजिए। अपने स्किल्स के बारे में बात कीजिए। अगर कंटेंट राइटिंग के अंदर कोई टूल्स आपने सीखी है प्लेजरिज्म चेक करने की, जो भी है ना, उसके बारे में बात कीजिए। तो अपने रेज्यूमे को इस तरीके से क्राफ्ट कीजिए कि वो उस प्रोफाइल से रेजोनेट करे, सिंक में हो, ठीक है। फिर आप बस रेज्यूमे ब्लैंक मत भेज दीजिए। जब इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म पे ही अप्लाई करते हैं तो उसमें कवर लेटर लिखने के लिए आता है, व्हाई यू शुड बी हायर्ड फॉर दिस इंटर्नशिप। तो उसको अच्छे से लिखिए। कई लोग 2 लाइन में ही लिख देते हैं, 1 लाइन में ही लिख देते हैं, बिकॉज आई डिजर्व इट, बिकॉज आई हैव द स्किल्स। उसको थोड़ा एलाबरेट करके लिखिए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आपने जो एफर्ट डाला है कि मैंने ये लर्निंग करी है 2 महीने 3 महीने लगा के, उसके बारे में बात कीजिए। आप उनको ये बताइए कि आप उस इंटर्नशिप के लिए फिट कैसे हैं, आप टेबल पे क्या लेके आते हैं। तो बहुत सारे इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना और अच्छे तरीके से, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ही फोकस करना है, तब आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कहीं सेलेक्ट होने के। थैंक्स फॉर द टिप्स। आई एम श्योर कि ऑडियंस जो भी पॉइंट्स श्रद्धा बता रहे हैं उसको नोट डाउन कर रही है, उसको ग्रैब कर रही है, बिकॉज ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। तो अब वापस चलते हैं आपकी जर्नी में। तो इंटर्नशाला में आप अब लीड पोजीशंस में हैं, आप बिजनेस हेड हैं, तो आपने यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट्स को हैंडल किया है, राइट, और उसके बारे में आप कुछ बताएंगे। राइट। सो जब मैं सबसे पहला जो मेरा प्रोजेक्ट था वो ये था कि नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स को इंटर्नशाला पे बढ़ाना है, यानी इन अदर वर्ड्स कि इंटर्नशिप के कल्चर को बिल्ड करनी है, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर कल्चर होगी तो इंटर्नशिप्स बहुत सारे आएंगे। अगर आप बहुत सारे इंटर्नशिप्स लेके आने लगे तो कल्चर आप समझ रहे हो कि बिल्ड कर रहे हो, बिल्ड होने लगी है, ठीक है। तो मेरा पहला असाइनमेंट था इंटर्नशिप्स को लेके आना, इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना बच्चों के लिए, ठीक है। तो उस पर मैंने करीब 6 साल काम करे। ओके, इंटर्नशिप्स। हाँ, तो जब शुरू में हम इंटर्नशिप्स पोस्ट करते थे तो कैसे पोस्ट करते थे कि हम इंटरनेट पे ढूंढते थे कि कोई इंटर्नशिप मिल गई तो उसको चलो पोस्ट कर दिया, बच्चे ने क्लिक किया, उसको उसके वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन हमने एक बार IIT मद्रास से मेलर करवाया था कि हमारे पास पोर्टल है, अगर कोई एल्यूमिनाई स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं, उनको इंटर्न्स की ज़रूरत है तो आप हमारे यहाँ से हायर कर सकते हैं। तो इससे थोड़ी अवेयरनेस बिल्ड हुई थी इन जनरल। तो थोड़े तो लकीली उसी टाइम पे इंडिया में स्टार्टअप की भी कल्चर बिल्ड होनी शुरू हुई थी। तो ये इंटर्नशाला के लिए बहुत ही मतलब सिरेंडिपिटियस बात थी कि
स्टार्टअप्स जिनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है या फिर बहुत विजिबिलिटी नहीं होता है कि कल क्या होगा, तो परमानेंट पोजीशन के लिए हायर करना उनके लिए रिस्की है या फिर पैसे नहीं है, तो इंटर्न्स पे ज़्यादा रिलाई करते थे। तो स्टार्टअप्स इंटर्न्स के लिए हमें लिखते थे कि मुझे इंटर्न हायर करना है, तो हम उनके रिक्वायरमेंट को लेकर मैनुअली सब कुछ पोस्ट वगैरह करते थे। तो 2012-13 में डेली बेसिस पे कुछ 5 से 6 रिक्वायरमेंट्स आते थे कि हमें इंटर्न हायर करवा दो, ठीक है। फिर हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, कोल्ड मेलर किया, आउटरीच किया, जहाँ कोई एम्प्लॉयर देखा वहीं पिच कर दिया। मुझे याद है कि मैंने मेट्रो में भी एम्प्लॉयर को पिच किया है। कोई लॉ फॉर्म का बंदा मिल गया था, मैंने उसको कार्ड दिया कि आपको इंटर्न्स चाहिए तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बच्चे हैं, आप ऐड कर लो। तो उस डायरेक्शन में मेलर है ना, गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक एड, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने किए। पूरा इंटर्नशिप डिपार्टमेंट आपने हैंडल किया उसमें। उसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट्स लेके आए ताकि बच्चे और इन जनरल इकोसिस्टम में लोग इंटर्नशिप्स को लेके एक्साइटेड हो जाएं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। एक तो इंटर्न विद आइकॉन हम लेके आए थे, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुला के लाना, उनको बोलना कि आप इंटर्न हायर कर लो, 1 महीने के लिए कर लो, है ना, इंटर्न आपके साथ जाएगा, काम करेगा। तो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था और काफ़ी, इनफैक्ट लास्ट सीजन जो हमने किया था उसमें AR रहमान ने भी एक इंटर्न हायर किया था, है ना, और सभी वॉक ऑफ लाइफ से लोगों ने इंटर्न हायर किया। अमिताभ कांत ने हायर किया था, है ना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, पॉलिटिक्स में, है ना, बिजनेस में, सभी तरह के जो आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ थे इसके अंतर्गत उन्होंने इंटर्न हायर किया। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हुई। उसके बाद एक हम कॉन्सेप्ट लेके आए थे, इंटर्नशिप्स फॉर वुमेन, ठीक है। तो इसमें क्या ये था ना कि बहुत सारे वुमेन को मैरिज के बाद या फर्स्ट चाइल्ड के बाद एक करियर ब्रेक आ जाती है, ठीक है। तो उनके लिए कि उस उनको करियर रीइंट्रोड्यूस करने के लिए ये हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, इंटर्नशिप्स फॉर वुमेन। और काफ़ी कंपनीज ने, गोदरेज और बड़े बड़े कंपनीज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और अच्छा चला था ये भी, है ना। उसके अलावा फिर हम कॉन्सेप्ट लेके आए इंटर्नशिप फेयर का, जो हमने लखनऊ के अंदर, जयपुर के अंदर ऑफलाइन इंटर्नशिप फेयर करवाया, फिर ग्रैंड समर इंटर्नशिप फेयर ऑनलाइन करवाया। तो बहुत सारे ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ हमने ओवर लास्ट 6 years जो मैं लीड कर रहा था, तो उसका बहुत ही फ़ायदा मिला कि इन जनरल स्टूडेंट इंटर्नशिप के कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ही एक्साइटेड हो गए। हमने बहुत सारी नई इनोवेशंस भी किए इसके अंदर। सो इंटर्न विद आइकन एक हो गया, 1 डे इंटर्नशिप कॉन्सेप्ट लेके आए हम, है ना। स्विगी और बड़े बड़े कंपनीज अभी भी करते हैं इंटर्नशाला के साथ। तो ये सारे इनोवेशन इन जनरल और कंपनीज का सपोर्ट, है ना, इसका बहुत ही बड़ा श्रेय है इंटर्नशिप के कल्चर को इंडिया के अंदर बिल्ड करने में। तो कंपल्सरी आज भी इंटर्नशिप्स वोकेशनल कोर्स के बच्चों के लिए ही है, लेकिन इंटर्नशाला के अंदर ही देख लीजिए, जो बच्चे इंटर्नशाला पे हायर होते हैं, आपको डिग्री कॉलेजेस के जिनके लिए कंपल्सरी नहीं है, वो भी बहुत ही एक्साइटेड हो के वो आजकल इंटर्नशिप को बच्चे एज ए स्टेपिंग स्टोन लेते हैं अपने करियर का, और बहुत ही सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को, और आके काम भी करते हैं। और कुछ बच्चे तो इतना अच्छा काम करते हैं कि उसमें और एक फुल टाइम एम्प्लॉय में आपको फर्क नहीं पता चलेगा। और कई लोगों को PPO अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। हाँ। सो व्हाई लाइक PPO अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशाला की जो मेजॉरिटी ऑफ टीम मेंबर्स है ना, इंक्लूडिंग मी, इंटर्नशिप्स के थ्रू ही आए हैं और बने हैं। तो आप बिजनेस हेड हैं, तो आप इंटर्नशिप से ही आपने करियर स्टार्ट किया था, राइट। तो वो मेरा पहला असाइनमेंट था, है ना, जो 2012 से लेकर 2019 तक मैंने उस पर काम किया, है ना। तो जब मैं उसको हैंड ओवर कर रहा था, तो जो पहले 8-10 इंटर्नशिप्स, 4-5 इंटर्नशिप्स आते थे, वो आप मान लो कि 500-600 इंटर्नशिप्स डेली बेसिस पे इंटर्नशाला पे आने लग गए, है ना। उसके बाद मैं हैंड ओवर करके ट्रेनिंग्स पे फोकस किया। तो ट्रेनिंग्स पे आने से पहले 1-2 क्वेश्चंस मेरे इंटर्नशिप को लेके हैं, बिकॉज आपने पूरा इंटर्नशिप डिपार्टमेंट हेड किया है। तो आज के सिनारियो में, वो सिनारियो तो अलग था, उस समय इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, आजकल इतने सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं। तो एक बिगिनर्स के लिए क्या मीन रखता है इंटर्नशिप आजकल के टाइम में, उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप, और कैसे उसका करियर शेप कर सकती है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन जनरल आपको फेसबुक पे या फिर इंटरनेट पे एक मीम मिलता है कि
एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब नहीं मिल रही है, और जॉब नहीं है तो एक्सपीरियंस नहीं मिल सकती। वो साइकिल कैसे ब्रेक होगा? तो वो साइकिल ब्रेक करने में इंटर्नशिप का बहुत ही बड़ा इंटर्नशिप का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में जाओ, आप 2 महीने की करो, 6 महीने की इंटर्नशिप करो, आप चाहते हो तो बेसिक्स तो आपके एकदम क्लियर हो जाते हैं कि एटलीस्ट ईमेल कैसे लिखना है, अपने आप को ऑफिस में कंडक्ट कैसे करना है ना, एक प्रोफेशनल तरीके से काम को कैसे हैंडल करना है ना, टीम के साथ कैसे काम करना है, ये बेसिक्स जो कि आप कॉलेज में रहेंगे तो आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आके 2 महीना 6 महीना 3 महीना कहीं भी इंटर्नशिप के तो वो क्लियर हो, तो आप थोड़े पॉलिश्ड हो गए, है ना। अगर मान लीजिए कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई रिक्रूटमेंट के लिए और 20 बच्चों ने अप्लाई किया, उसमें 5 बच्चों ने इंटर्नशिप्स करी हुई है और 15 बच्चों ने नहीं करी हुई है, तो कंपनी का इन जनरल प्रेफरेंस जिन्होंने इंटर्नशिप करी है उसके ऊपर है, तो उनको पता है कि इनको बेसिक्स सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्होंने सीखा हुआ है। तो एक तो बेसिक्स आप सीख लेते हैं, और इन जनरल अगर इंटर्नशिप आपने जो करी वो मीनिंगफुल थी, ठीक है, आपने बस टाइम पास नहीं किया, अच्छे से काम किया, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, तो आपके स्किल भी डेवलप होते हैं, सॉफ्ट स्किल के साथ हार्ड स्किल भी डेवलप होते हैं। आपने छोटा सा कोई पेज ही बनाया हो या फिर एक छोटे से मार्केटिंग कैंपेन रन करी हो, आपने कुछ तो सीखा ही होगा ना। तो वो जो लर्निंग है ना, आपको एज देती है, यानी बाकी पीयर्स से आप थोड़े आगे हो। यू मीन टू से एम्प्लॉयर को वो कैंडिडेट एब्जॉर्ब करने में इजी रहता है कि हाँ, कि उनको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातें सिखाने की जरूरत नहीं है, तो वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। और थर्ड थिंग ये है कि अगर आप कॉलेज में हो, ठीक है, जैसे इंटर्नशाला के ऊपर ही देख लीजिए, हम खाली पेड इंटर्नशिप को सपोर्ट करते हैं, है ना। तो अगर आपको कोई इंटर्नशिप मिल जाती है जहाँ पे आप 5,000 10,000 कुछ पॉकेट मनी आप निकाल पा रहे हो, तो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी आप फील करते हो, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है आपके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे हैं, और मुझे लगता है ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंटर्नशिप को स्टैंड आउट, इंटर्नशिप की क्वालिटीज़ हैं, और स्टूडेंट इसीलिए कंसिडर करते हैं और सीरियसली लेते हैं। एक आपकी जर्नी से ये भी लर्निंग है कि लाइक आपने मल्टीपल जगह अप्लाई किया था और वर्क भी किया है, देन यू फाइनली केम टू इंटर्नशाला जहाँ पे आपको लगा कि हाँ मैं वर्क कर सकता हूँ। राइट, तो इंटर्न्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि मल्टीपल इंटर्नशिप्स करके फाइंड आउट कि मुझे क्या कहाँ पसंद है क्या। हाँ, और बहुत ही अच्छी पॉइंट है ये कि अगर मान लीजिए कि आप एक्सप्लोरर हैं, आपको नहीं पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। हाँ, और ऐसा बहुत होता है बिगिनर्स के साथ, और बहुत करियर की स्टार्टिंग, और ऑब्वियस भी है कि अब कंफ्यूज, इतने सारे ऑप्शन है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 5-6 इंटर्नशिप कर लो, आप डिजिटल मार्केटिंग में कर लो, आप सेल्स में कर लो, है ना, आप डिज़ाइन में कर लो, आप टेक में कर लो, आपको जो लगे कि हाँ बेस्ट चीज़ मेरे लिए ये है, इसमें मैं काफ़ी खुश रहता हूँ, इसको एंजॉय करता हूँ, तो फिर वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म करियर का प्रॉस्पेक्ट बन गया, वही है आपके लॉन्ग टर्म कॉलिंग, आप फिर वो कीजिए। तो इसमें आप अपने इंटरेस्ट को और करियर कमिट करने से पहले एक टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बेनिफिट है ये। तो बिगिनर्स के साथ हमने एक डिलेमा देखा है कि स्किल्स भी होते हैं और कई जगह अप्लाई भी कर रहे हैं, बट उनकी इंटर्नशिप क्रैक नहीं हो रही। वो यूट्यूब पे आके हमें कमेंट कर रहे होते हैं कि हम जो स्किल्स भी हैं, ट्रेनिंग भी कर ली है, अप्लाई भी कर लिया है, बट हमारी जॉब नहीं, फर्स्ट इंटर्नशिप क्रैक नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या लगता है एज एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव कहाँ पे लैग करते हैं कि उनकी इंटर्नशिप क्रैक ही नहीं हो पाती है? राइट, सो आई थिंक इसको हमने शुरू में डील किया था कि इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर आप 5, 6, 10 में अप्लाई करके आप दुखी हो गए या फिर हार मान लिया कि नहीं हो रहा है, तब आप एक बार स्टैटिस्टिक्स देखिए, इंटर्नशाला पे 1% या उससे थोड़ा कम ही सिलेक्शन रेट है। तो आपको अपने चांस को इम्प्रूव करना है तो आप बहुत सारे इंटर्नशिप्स में अप्लाई कीजिए। आप रूटीन बना लीजिए कि डेली 5 करूंगा मैं, हर महीने 150 करूंगा, अगले महीने 300 हो जाएगा, है ना। तो जितना ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे ना, उतना ही आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और नंबर 2, अपने एप्लीकेशन की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे, है ना। वो मुझे लगता है कि आप बस जो भी इंटर्नशिप मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, आपने बस अप्लाई कर दिया, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आपकी प्रोफाइल या फिर आपका इंटरेस्ट उससे अलाइंड है कि नहीं, आपकी जो CV है, रिज्यूमे है, वो टेलर मेड है कि नहीं, आपने अपने कवर लेटर को सही तरीके से लिखा है कि नहीं। मान लीजिए कि उसमें लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं कि वो इंटर्नशिप बोल रहा है कि आपको 6 महीने के लिए अवेलेबल होना है, लेकिन आप हैं ही नहीं, 2 महीने के लिए हैं फिर भी अप्लाई कर रहे हैं, है ना। वो इंटर्नशिप बोल रहा है कि आपको
बैंगलोर रिलोकेट करना पड़ेगा, लेकिन आप तैयार नहीं हैं, फिर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं ना कि अब एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, उनको सीमलेस तरीके से एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाए जो आके उनका काम कर ले, है ना। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए आप ये जॉब इजी कीजिए ना। अगर आप बैंगलोर मूव कर सकते हैं तो अप्लाई कीजिए, अगर आप 6 महीने के लिए अवेलेबल हैं तो अप्लाई कीजिए, अगर उसके स्किल्स जो उसको मांगे गए हैं आपसे मैच कर रहे हैं तो अपने रिज्यूमे में लिखिए, अगर नहीं मैच कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट भी मैच नहीं कर रहा तो मत अप्लाई कीजिए, राइट। तो एक तो क्वांटिटी आ गई, दूसरी एप्लीकेशन की क्वालिटी आ गई। तो आप इस पे फोकस कीजिए कि एप्लीकेशन की क्वालिटी में फिर अगर इसको और ब्रेकडाउन करें तो इसमें 2 हिस्से हो गए, एक तो लॉजिस्टिकल पैरामीटर्स हो गए, दूसरे स्किल वाले पैरामीटर हो गए। तो लॉजिस्टिकल पैरामीटर्स में क्या आ गए, स्टार्ट डेट, जब से वो बोल रहा है आप अवेलेबल हैं कि नहीं, कितने टाइम के लिए वो बोल रहा है आप अवेलेबल हैं कि नहीं, किस जगह पे बोल रहा है आप वहाँ जा सकते हैं कि नहीं, जितना स्टाइपेंड ऑफर कर रहा है उसमें आप रेडी हैं कि नहीं, ये सारे पैरामीटर्स हो गए। स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए कि अगर वो बोल रहा है कि मुझे रिएक्ट डेवलपर चाहिए, आपको रिएक्ट आता है, आपको इंटरेस्ट है, आपने कुछ प्रोजेक्ट करी है, आपने कुछ ट्रेनिंग करी है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप कितना पैशनेट है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके रेज्यूमे में और कवर लेटर में दिख रही है कि नहीं, तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। ओके अगर हम एम्प्लॉयड साइड से जाना चाहें तो कितनी क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशंस आपको आती हैं? अगर कोई इंटर्नशिप आप ओपनिंग आती है आपके डिपार्टमेंट में तो आपको क्या लगता है कि जितने भी आप रिज्यूमे देखते हैं या आते हैं या फिर आपकी टीम जो हैंडल करती है तो उसमें कितनी क्वालिटी ऑफ रिज्यूमे आपको लगता है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि वही सारी गलतियाँ करते हैं। तो अगर आप, इसीलिए तो 1% सिलेक्शन रेट है ना। केवल ये नहीं है कि कंपटीशन ज़्यादा है, लोग ध्यान नहीं देते अप्लाई करते समय, राइट। अगर आप क्वालिटी एप्लीकेशन क्रिएट करना शुरू करें, अगर मुझे 10 ही एप्लीकेशन है, इतनी अच्छी एप्लीकेशन हो कि मुझे फिर डिलेमा होने लगे कि मुझे एक चाहिए लेकिन शायद मैं 2 ले लूँ क्या, क्योंकि टीम में तो लोगों की ज़रूरत रहती है ना। लेकिन 200 एप्लीकेशन आ जाए और उसमें बहुत मेहनत से 2-3 क्वालिटी एप्लीकेशन मिले, तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप ध्यान नहीं दे रहे अप्लाई करते समय। जब रिजेक्शन होता है, कई बार होता है कि सब कुछ अच्छा है, आपने अप्लाई कर दिया, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, हो सकते हैं आपके कंपटीशन में आपके इक्विवेलेंट या आपसे बेटर भी हो, तो एक रिजेक्शन आता है, लोग फिर डिसाइड करते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना नहीं है या फिर मैं कुछ और कर लेता हूँ, उससे क्विट ही कर जाते हैं, राइट। तो रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए एनी टिप्स फॉर एज बिकॉज आपने भी इंटर्नशिप करी, आपने भी कई जगह अप्लाई किया, फिजिकली आपने रिज्यूमे सेंड किया, आपको कुछ टिप्स देने हैं? अगर इन जनरल लाइफ में देखा जाए ना तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स रिजेक्शन ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एंड ऑफ द स्टोरी हो गया, राइट। आप किसी भी पहलू से उठा के देख लीजिए, आप स्टूडेंट लाइफ, किसी स्टूडेंट को पकड़ लीजिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, हर साल 20-22 लाख बच्चे एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं, राइट, नीट का एग्जाम दे रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में 50,000 सीट है और 50,000 प्राइवेट कॉलेज, यानी मुश्किल से 1 लाख बच्चों की एडमिशन होती है, बाकी 21 लाख बच्चों को रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है। सेम स्टोरी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में होगी कुछ, है ना, और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में होगी, राइट। सिमिलर सी स्टोरी है जब आप इंटर्नशिप में अप्लाई करते हैं, 100 बच्चे में 1 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है ना, और जॉब में भी उससे भी पुअर है कि शायद 200-300 में 1 बंदा सेलेक्ट हो रहा होगा, राइट। तो इन जनरल, और बिजनेस को भी देख लीजिए आप, हम ही जब इंटर्नशिप कल्चर को बिल्ड करने के लिए एम्प्लॉयर्स लाना चाहते थे तो 100 एम्प्लॉयर्स में से 1 एम्प्लॉयर तैयार होता था कि बाकी रिजेक्शन, बाकी मना कर देते कि नहीं ये नहीं चाहिए हमें। तो इन जनरल लाइफ में जब आप प्रोग्रेस करते हैं तो रिजेक्शन खा के ही प्रोग्रेस करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो वो टेक इट एज अ पॉजिटिव। हाँ, तो अगर रिजेक्शन मिला है तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए, उसको बैठ के एनालाइज कीजिए क्यों मिला। अगर आपने सब कुछ सही किया उसके बाद भी आप रिजेक्ट हुए, जस्ट बैड लक, राइट। आप ट्राई करते रहेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस इंप्रूव होते रहेंगे। कई बार हमने देखा है कि कई जो कैंडिडेट होते हैं वो फीडबैक भी मांग लेते हैं कि रिजेक्शन हुआ है, कोई फीडबैक दे दो। दैट्स अ गुड थिंग, है ना, बट गिवन एम्प्लॉयर्स को 200-300 एप्लीकेशंस आते हैं, हर बच्चों को फीडबैक देना उनके लिए फीजिबल नहीं है। बट अगर पूछेंगे तो शायद उसमें आपको कुछ लेकिन बच्चों को पूछना चाहिए, राइट। स्पेशली इंटरव्यू लेवल पे फीडबैक मिल जाता है, एप्लीकेशन लेवल पे फीडबैक मिलना फीजिबल होता नहीं है, लेकिन
इंटरव्यू लेवल पे बच्चों को पूछना चाहिए, शायद वहाँ पे मिल जाती है, बहुत बार मिल स्पॉट ही जाती मिल जाएगा है ना, क्योंकि फिल्टर हो के मतलब 200 बच्चों में से 10 बच्चों की इंटरव्यू हो रही है तो वहाँ पे मिल जाए। तो आप पूछिए कि सर मैं क्या अच्छा कर सकता था, मैंने क्या अच्छा किया और क्या अच्छा कर सकता था, और जो भी फीडबैक मिले उसको ऑब्जेक्टिवली लीजिए, उस पर काम कीजिए। ठीक है, हम इंटर्नशिप्स की ही डिटेल में बात कर रहे हैं, तो रिज्यूमे तक हमने पहुंच गए हैं, अब इंटरव्यू तक हम आ गए हैं। तो इंटरव्यूज में जब इंटर्न्स अप्लाई करते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि रिजेक्शंस के क्या क्या कारण होते हैं। अगर आपने अपनी टीम में किए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए होंगे, अभी भी आप लेते हैं, तो अगर हम किसी को इंटरव्यू में रिजेक्ट करते हैं तो उसके आपको क्या लगता है बेसिक कारण क्या होता है? राइट, सो उसमें बेसिक देखिए, जैसे मैंने बहुत सारे बिजनेस साइड पे बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, राइट, तो जब भी कोई कैंडिडेट को आप इवेलुएट कर रहे हैं ना, तो आप बेसिकली 2-3 चीज़ इवेलुएट करते हैं। एक कि जो काम इनको करना है उनके लिए इनके पास स्किल्स हैं कि नहीं, राइट। और मान लीजिए वीडियो एडिटिंग करनी है, तो इनको वीडियो एडिटिंग की सॉफ्टवेयर जैसे प्रीमियर प्रो कितनी आती है, कितना डेप्थ तक आता है, या फिर बहुत ही कम आता है, जितना काम है उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ कि ये जो आएंगे टीम के साथ काम करेंगे, तो कल्चर बिहेवियरल एस्पेक्ट इनका कैसा है, ये टीम में सही बैठ सकते हैं, सही तरीके से काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना, और ये कितने विलिंग है, कितना पैशन है इनके अंदर कि मैं इसको करना चाहता हूँ, है ना। तो यही 2-3 चीज़ ब्रॉड चीज़ें होती है जो इवेलुएट करती है कंपनियाँ, ठीक है। अब कई बार लोग रेज्यूमे में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, और जब आप उसको डिस्कस करने बैठते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने जितना लिखा है और जितना किया है उसमें बहुत फ़र्क है। तो उससे 2 बातें होती है, या तो इनके पास स्किल भी नहीं है और इन्होंने थोड़ी एग्जैजरेट भी किया जो आपको अच्छा नहीं लगता है ना। फिर अगर आपको लगता है कि ये जो यहाँ का कल्चर है या फिर यहाँ के टीम मेंबर्स हैं उनके साथ ये सही बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते हैं, वो एक रीज़न हो सकती है रिजेक्शन की। अगर आपके यहाँ बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत ही डिसिप्लिन लोग हैं और लोग काम करना चाहते हैं, कोई बहाना नहीं करना चाहता है, लेकिन आपको ये सारे क्वालिटीज़ आप जिस कैंडिडेट से बात कर रहे हैं उसमें नहीं दिख रही है, तो शायद आप कंसिडर नहीं कीजिएगा। और भी कुछ लॉजिस्टिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कैंडिडेट यहाँ ऑफिस में काम करें और कैंडिडेट रेडी नहीं है, या फिर उनके अपने चैलेंजेस हैं, तो यही सब ब्रॉड रीजंस होते हैं रिजेक्शन के। इंटर्नशिप वाला पार्ट हो गया, अब नेक्स्ट आते हैं आपका नेक्स्ट फेज ऑफ, आपने नेक्स्ट इंटर्नशिप के बाद किस डिपार्टमेंट में काम किया, किस फेज? सो जब 2019 अगस्त में शायद मैंने ट्रांजिशन किया था, तो जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिस पे मैंने काम किया वो इंटर्न्स वाला ट्रेनिंग्स जो हमारी प्रोडक्ट है, ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट है ना। तो पहला उसमें दो हिस्सा था, ठीक है। पहला हिस्सा था कि जितने भी उस पर ट्रेनिंग स्किल्स लिस्टेड है उसके पोर्टफोलियो को रिच करना। तो पहले हमारे पास 12-13 ट्रेनिंग्स थे, है ना, उसको स्केल करना। तो हमने शुरू में प्लान किया कि 1 साल के अंदर 10 और ट्रेनिंग ऐड करते हैं। तो एक मेरे पहले एडवांस में क्वेश्चन है कि ये डिसीजन क्यों लिया गया कि ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट करना है, ये ट्रेनिंग्स बनानी है जो भी इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म के ऊपर? तो उस समय जो हमारा थॉट प्रोसेस था, हमें लगता था कि 10-12 ट्रेनिंग से ये इम्प्रेशन पड़ता है लोगों पे कि इनकी प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटी है, उतने बच्चे नहीं आते हैं, या फिर वो एडटेक वाला जो एक वजन पड़ना चाहिए आपके बहुत ही कम ट्रेनिंग लिस्टेड है, तो उस तरीके से लोग नहीं देखते हैं आपको। अभी भी लोग इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म समझते हैं। और आपको ये भी एक वो लगता है कि एक स्किल भी एक इशू था? हाँ, एक पहला रीज़न हुआ था। दूसरा रीज़न ये था कि बहुत सारे बच्चे बहुत डिफरेंट चीज़ें सीखना चाहते थे लेकिन वो हमारे पास नहीं था, है ना। तो इन जनरल डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये था कि जितने भी बच्चे आए अपने डिफरेंट स्किल्स को लेकर कि मुझे ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है, तो हम उनको कुछ ना कुछ ऑफर कर पाए। ओके, ठीक है। तो 2 रीजंस थे, एक तो डाइवर्सिफाई करना कि सबके लिए कुछ ना कुछ हो, सेकंड इन जनरल एडटेक में हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बट सिंस हमारे पास 12-13 ट्रेनिंग है, उससे लोगों को लगता है कि शायद उतनी बड़ी कंपनी नहीं है। उस 12-13 ट्रेनिंग के साथ भी हम पर ईयर 1 लाख बच्चों को ट्रेन करते थे, है ना, लेकिन बाहर से देखने पर वैसा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसको
फिर हमारा प्लान था कि 1 साल में 10 ट्रेनिंग ऐड करेंगे, बट हम एक्सपेरिमेंट किया, कुछ नई जो हमारा ट्रेनिंग बनाने का, डेवलप करने का तरीका था, उसमें कुछ चेंजेस किए, और 2 साल में कुछ हमने 13 को वो 80-85 ट्रेनिंग स्किल्स बना दिया। अब आपको जो कुछ भी सीखना है इंटर्नशल प्लेटफॉर्म पे है। उसमें एक नई प्रोडक्ट भी है, स्किल पास, है ना। आप अगर सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो स्किल पास ले लीजिए, बहुत ही रीजनेबल, सारी ट्रेनिंग एक्सेस मिल जाएगी। हाँ, सारे ट्रेनिंग्स की लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाती है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे 6-7 हज़ार में आपको मिल जाएगी। आप अभी सीखिए, बाद में सीखिए, जो मर्जी वो सीखिए। आपको स्किल डेवलप करना है, अपना फील्ड चेंज करना है, सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो मैंने उस पर काम किया 1.5-2 साल, है ना। फिर हमें इंटर्नशाला ट्रेनिंग के ब्रांडिंग पे और मार्केटिंग पे थोड़ा फोकस करना था। तो उसके लिए हमने ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया। उसके लिए हमने एक्टर्स हायर किए, ब्रांड फिल्म बनाए, है ना। और फिर लार्ज स्केल पे हमने कैंपेन रन किए, है ना। SEO पे फोकस किया, और भी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ थे उसको ऑर्गेनाइज किया, नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस 2019 से लेके 2023 तक इस पे फोकस किया, 4 साल। तो एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में। ओके। तो एक इसमें ये है कि कई डिग्रीज हैं, कई कॉलेजेस हैं जिसमें वो कोर्सेज कर रहे हैं, तो व्हाई दिस कोर्सेज आर स्टिल रेलेवेंट, कि ऑनलाइन कोर्सेज जितने भी हैं ये आजकल के टाइम में कैसे हेल्प कर रहे हैं किसी को करियर बिल्ड करने में और अपस्किलिंग करने में? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, बहुत ही इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। वन, लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट स्टडीइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट मुझे करियर बिल्ड करना है डिजिटल मार्केटिंग में। तो कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही है वो तो मेरे लिए रिलेवेंट है नहीं, राइट। उसको मैं करके डिजिटल मार्केटिंग नहीं बन सकता, तो मैं वो स्किल कहाँ से एक्वायर करूँगा, राइट। तो इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स जैसी जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं वहाँ से एक्वायर करूँगा, ठीक है। सेकंड, इन जनरल जो कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, जैसे कंप्यूटर साइंस की ही पढ़ाई हो रही है, और मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो जो पढ़ाई हो रही है और जो मार्केट में आज टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसमें पोल्स एंड पार्ट्स का गैप है, ठीक है। उस चीज़ को आप पढ़ के फुल स्टैक डेवलपर आप डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं, आपको सीखना ही पड़ेगा वो नई टेक्नोलॉजीज को, है ना। तो उसको सिखाने के लिए कोई तो अवेलेबल हो। पहले लोग किताबों से सीखते थे, यूट्यूब पे सीखते थे, इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। तो जो भी एडटेक कंपनीज हैं जो क्यूरेट करके, जो रिसर्च करके मार्केट में किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की डिमांड है, उस हिसाब से कोर्सेज बना रहे हैं, तो आपके काम को आसान करते हैं ना। यानी आपको इस बात की रिसर्च नहीं करनी है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर रिएक्ट का एक कोर्स है तो मार्केट में इसकी डिमांड है ना, इसलिए रिएक्ट को पढ़ा के स्किल्ड फोक्स को मार्केट में लाया जा रहा है, उसको उनको जॉब मिला है, और जो कंपनीज अपना प्रोजेक्ट रिएक्ट पे कर पाए, ठीक है। तो इन जनरल आपको ये ट्रेंड पता चल रहा है कि कहाँ पे कौन से स्किल सीखने के बाद मेरी जॉब लग सकती है ना। इन जनरल सारे कंटेंट को क्यूरेट करके अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है, आपको 50 बुक नहीं पढ़नी, 50 चैनल नहीं देखनी, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। कई बार आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या फिर आपको नहीं पता होता कि कहाँ शुरू करूँ, है ना, या फिर आप कंफ्यूज होते हो कि क्या सीखूं, कहाँ अप्लाई करूँ। तो उन सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है कि आपको, अगर आपने एक स्किल डिसाइड कर लिया, ठीक है, तो रिगरसली वो आप सीखते हो। जो भी टीचर्स हैं उनका बैकग्राउंड है, इन जनरल हम क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो टीचर्स की क्वालिटी हो या कंटेंट की क्वालिटी हो, टीचिंग की क्वालिटी हो, है ना। तो बहुत ही रिगरस उसका 6 महीने का कोर्स है ना। आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, है ना, तो उसमें दोनों बेनिफिट है। एक तो आप हार्ड स्किल जो सीख रहे हैं, जैसे EV की पढ़ाई कर रहे हैं, तो EV के बारे में तो आप सीख ही रहे हैं, और जो प्लेसमेंट सेल है इंटर्नशाला PGC की, वो आपको सॉफ्ट स्किल की डेवलपमेंट भी करवा रही है, प्लेसमेंट गारंटी फॉर PGC, कि रेज्यूमे कैसे लिखना है, कवर लेटर कैसे लिखना है, इंटरव्यू में क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। एक तरह से मेंटोर, एक गाइड, स्टार्टिंग में करियर भी थोड़ा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करना, वो सारी चीजें भी आप सीख रहे हैं इन पैरेलल, है ना, कोर्स के साथ, हार्ड स्किल्स के साथ। फिर जैसे ही आपकी कोर्स कंप्लीट होती है, राइट, आपको फिर जॉब से मैप करने लगता है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोर्स कर रहे हो तो उसमें जितने भी चीज़ें आपसे कराई जा रही है, जैसे असाइनमेंट,
तो आप उसको मिस मत कीजिए, आप उसको कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी सीखा है उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे है। अगर आप नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। उसमें टेस्ट, जो कुछ भी सीखा है उसका टेस्ट हो रहा है कि आपने कितना रिटेन किया है, तो आप उसको उस टेस्ट को दीजिए, आप मिस मत कीजिए या फिर स्किप मत कीजिए, क्योंकि कितनी लर्निंग हुई है वो आपको पता नहीं चलेगा। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खाली वीडियो देख के लर्निंग नहीं होती है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर खाली वीडियो देख के लर्निंग हो जाती तो सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं, या फिर कॉलेजेस में टेस्ट का, असाइनमेंट का, है ना, प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो आप जब टेस्ट दे रहे हो तो उस चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो तो वो चीज़ों को रिकॉल करके कि कहाँ किसका एप्लीकेशन है उस तरीके से कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो तो सेम। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस का एलिमेंट रहेगा उतनी आपकी रिटेंशन बढ़ेगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करो। और जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो उसमें कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको कंपनी से कनेक्ट कराया और वो इंटरव्यू देने नहीं आए, तो ये सब तो गलती मत करो ना आप एक एक अपॉर्चुनिटी को रिग्रेसली फॉलो करो। आप जाओ वहाँ पे बेस्ट अपना इंटरव्यू दे के आओ, जो भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आओ। अगर आप इस सारी जर्नी को ईमानदारी से फॉलो करते हो, आप हार्ड स्किल सीखते हो, सॉफ्ट स्किल सीखते हो और रिलीजियसली हर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हो, तो क्यों नहीं होगा। तो ये जितने भी कोर्सेज किए होते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, तो जब हम कोई अगर बिगिनर्स रिज्यूमे मेंशन करता है तो क्या उनके लिए एज अ प्लस पॉइंट रहता है हायरिंग के समय कि नहीं ये भी स्किल आता है? हाँ, आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि आप वीडियो एडिटिंग के लिए बच्चों को हायर कर रहे हैं, एक बच्चे ने सिंपल प्लेन रेज्यूमे रखाई कि मैं फलाने जगह से, हाँ है ना, कि मैंने ये कोर्स ग्रेजुएशन ये इस डिपार्टमेंट में करी, मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। सिंपल प्लेन रेज्यूमे है ना, उसने प्रोजेक्ट्स भी नहीं करी है, उसने इंटर्नशिप भी नहीं करी है ना, उसने कोर्स भी नहीं करी है, बस खुद से सीखा होगा, है ना, उसने लिख दिया। एक बच्चे ने बताया कि मैंने इंटर्नशाला से या अरीना से या XYZ से मैंने ये सर्टिफिकेशन कोर्स 3 महीने की, 2.5 महीने की है, इसके अंदर ये प्रोजेक्ट्स बनाए। तो आपको किसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा? ऑब्वियसली जो जिसने कोर्स वगैरह, किसी ने सर्टिफाई किया है, इन्होंने सीखा है, इतने नंबर आए हैं, असाइनमेंट्स किए हैं, है ना, असाइनमेंट्स किए हैं, 3 महीने इस पर लगाया है, राइट। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, बट फेस वैल्यू पे अगर आप लेंगे, प्रैक्टिकल किसने किया है, हाँ, तो आपको दूसरे वाले में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ना। आफ्टर ट्रेनिंग डेवलपमेंट में जो आपने वो किया है, इसका नेक्स्ट वो क्या था आपका? अच्छा, तो उसके बाद अभी मैं नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ना, तो वो इंटर्नशाला को हम लोग बनाना चाहते हैं करियर डेस्टिनेशन, कि आपके करियर को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इंटर्नशाला पे आइए, विल हेल्प यू आउट। अब देखिए, हमारे पास इंटर्नशिप्स हैं, फ्रेशर्स जॉब्स हैं, हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स हैं, आपको सर्टिफिकेशन करना है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग्स हैं अगर आपको जॉब गारंटी वाली ट्रेनिंग करनी है। तो इस पूरे इक्वेशन में एक हायर एजुकेशन मिसिंग है, तो हम हायर एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। अब हायर एजुकेशन के अंदर 2 ब्रॉड वर्टिकल्स हैं। अगर आपको इंडिया के अंदर पढ़ना है, हायर एजुकेशन इन इंडिया, अगर आपको फॉरेन जाके पढ़ना है, स्टडी अब्रॉड, आपको US जाना है, जर्मनी जाना है, UK जाना है, तो ये दोनों सॉल्यूशन को हम इंटर्नशाला पे बिल्ड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, पूछते भी हैं, तो उन्हीं के क्वेश्चंस को लेके हमें ये आइडिया आया कि हम ये बिल्ड करके बच्चों को ऑफर कर सकते हैं, जिस पे काम कर रहे हैं। सो कीप फॉलोइंग इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म बिकॉज वी आर कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस, और इन जो शताब ने अभी बताया है, इनको हम डिटेल से उनमें डिस्कस करेंगे, और कई लाइव सेशंस भी होंगे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइंड करते हैं, ये तो आपकी जर्नी होगी, इसमें एक रिवाइंड करते हैं, एक फ्रेशर को अगर एक रिज्यूमे स्ट्रक्चर करना है तो आपको उसमें कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, आपको फुल टिप देना चाहिए? राइट, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस फील्ड में इंटर्नशिप करनी है ना। अगर आपको उस टॉपिक पे नॉलेज है, आपने ऑलरेडी इंटर्नशिप करी है, आपने प्रोजेक्ट करी है, आपने कोई ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग करी है, तो आप रिज्यूमे को इस तरीके से स्ट्रक्चर कीजिए कि वो पॉइंट्स हाईलाइट हों, ठीक है ना। कोई भी एम्प्लॉयर अगर मान लीजिए वीडियो एडिटिंग की एग्जांपल लेते हैं ना, कोई भी एम्प्लॉयर आपके रिज्यूमे को देखे तो उसको लगे कि अच्छा, मैंने लिखा था कि प्रीमियर प्रो आना चाहिए, इनको आता है, मैंने लिखा था कि अगर थोड़े एक्सपीरियंस है तो इन्होंने 2 इंटर्नशिप्स में कर रखी है ना, तो
वो मेंटल मैपिंग कर पाए आपके रिज्यूमे की और अपने रिक्वायरमेंट की। जॉब का डिस्क्रिप्शन है। हाँ, तो तब आपके चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अपने स्किल्स को हाईलाइट कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस, अगर आपने ट्रेनिंग करी है उसको हाईलाइट कीजिए, अगर आपने इंटर्नशिप करी है उसको हाईलाइट कीजिए। कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी क्या है, काफ़ी लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, अपना इंस्टाग्राम चैनल बनाते हैं, वेबसाइट्स बना रहे है ना, हैं। वेबसाइट्स बनाते हैं, तो उसके बारे में बात कीजिए। वो सारे काम जो आपने किए हैं उसमें एफर्ट डाला है आपने और वो मीनिंगफुल वर्क है, आप उसको दिखाइए। हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जो आपको नहीं पता है, लेकिन जो आपके रिज्यूमे को देख रहा है उसको पता है, तो इसके बारे में बात कीजिए। अब अगर इंटरव्यूज में कोई आ रहा है तो उसके लिए कुछ टिप्स? अब देखिए, दोनों तरह के इंटरव्यूज हैं आजकल, तो वर्चुअल और ऑफलाइन। हाँ, ऑफलाइन। तो अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये पहले से प्लानिंग कीजिए कि कितना दूर जाना है, कितने टाइम पे पहुंचना है। उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको कितने पहले निकलना पड़ेगा, है ना, ताकि आप वहाँ लेट नहीं पहुंचे और पहला इंप्रेशन ही खराब मत करना चाहिए। टाइम डिसिप्लिन तो पहले दिख जाएगा। टाइम पे पहुंचिए, है ना। बहुत बार जो एम्प्लॉयर होता है उसके पास रिज्यूमे रेडी नहीं होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप एक कॉपी को कैरी करें, है ना। आप वेल ग्रूम्ड होके जाइए, है ना, अपने दाढ़ी बाल कपड़े को ठीक करके जाइए, और जो भी आप जाके मिले तो हैंडशेक करें तो फॉर्म हैंडशेक कीजिए, लूज नहीं, है ना, फॉर्म हैंडशेक। और आई कांटेक्ट करके बात कीजिए, कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए। अगर नहीं आता है तो झूठी कहानी मत बनाइए, पकड़ लेगा, है ना। आप बताइए कि सर आई एम अफ्रेड आई एम नॉट रेडी विद द आंसर, बट आई कैन फाइंड इट आउट, और मे बी जो भी सच्चाई वो बताइए ना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और कोई अगर इंटर्नशिप से, जिस तरह से आपने करियर ग्रो किया, एक बिजनेस हेड बने हैं, उसके लिए कुछ टिप्स जानना चाहें कि एज अ जॉब में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो ग्रो कर सके? अपने गोल को अच्छे से डिफाइन कीजिए कि मुझे क्या करना है। जैसे हमारे टाइम पे ये बहुत ही क्लियर था कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना है ना, तो हम ईयरली गोल बनाते थे कि साल में इतने इंटर्नशिप्स लेके आएंगे, उसको मंथली गोल में ब्रेक डाउन करते थे, है ना, और मंथली गोल को फिर वीकली डेली में ब्रेक डाउन करते थे। तो ये तो गोल हो गया। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो मेलर कैंपेन करने पड़ेंगे, कुछ ब्रांडिंग कैंपेन करने पड़ेंगे, कॉलिंग करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयर से बात करने पड़ेंगे, मीटिंग्स करने पड़ेंगे, है ना, रीएक्टिवेशन कैंपेन करने पड़ेंगे। जो भी करना है आप उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, है ना, एक प्लान बनाइए कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कब और क्या करना है, ठीक है। और तीसरी चीज, डिसिप्लिन के साथ उसको एक्सिक्यूट करिए, है ना। तो आप जो भी अपना बेस्ट दे सकते हैं पैशन के साथ कीजिए। तो मुझे लगता है कि यही मेन फ्रेमवर्क है, गोल डिफाइन करना, प्लान अच्छे से बनाना, थिंक थ्रू करके, सोच के कि कुछ भी रैंडम एक्टिविटीज करने से गोल अचीव तो होगा नहीं। आप हर वो काम जो उस गोल में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको लिखिए, उसको कीजिए, और उसको मेहनत से और पैशन के साथ एक्सिक्यूट कीजिए। ऑल्सो आई गेस अगर आप आइडियाज शेयर कर सकते हैं मेंटोर के साथ वर्क में, हाँ, कहीं पे आप फंस जाए, अटक जाए तो जाके पूछिए, फीडबैक लीजिए, क्वेश्चन करिए, हाँ, है ना, ओपन रहिए, लोगों से पूछिए, है ना। इंडस्ट्री में हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सिमिलर सा काम कर रहे हैं, उनसे पूछिए, लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए, मीटिंग आइडियाज एक्सचेंज कीजिए। ये सब सारी चीज़ें भी करने से इन जनरल आपको हेल्प मिलेगा, न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगी कि और क्या कर सकते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, ना, इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है हमारा एआई को लेके। तो आजकल कंपनीज के अंदर एआई को लेके क्या वर्क चल रहा है, हम लोग उससे किस तरह से अडॉप्ट कर पा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि एज अ बिगिनर को एंटर करा तो उसको एआई के लिए क्या प्रिपरेशन करके आनी चाहिए? देखिए, अभी एआई नाइसली एज यू मैंशनड, करेक्टली यू मैंशनड कि एआई अभी बज़वर्ड है, और बहुत सारी कंपनीज इसको लेके बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, राइट। एंड स्पेशली इट बिकेम पॉपुलर आफ्टर द ChatGPT लॉन्च, है ना, और सब लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कृत्रिम है, और भी बहुत सारे लोग एआई को लेकर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपको एआई में करियर बनाना है, राइट, तो सबसे पहले अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप एक्साइटेड हो इस चीज़ को लेकर,
तो अपने स्किल को डेवलप कीजिए कि AI डेवलपर या फिर जो भी AI टेक में एंटर करने के लिए कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। आपको एनालिटिक्स आने चाहिए, पाइथन आने चाहिए, डेटा साइंस आने चाहिए, है ना। जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं उसके बारे में जानिए, है ना। एक्सप्लोर कीजिए, कोर्सेज कीजिए, उसमें इंटर्नशिप करने की कोशिश कीजिए, है ना, और जाके सीखिए। तो एज मच एज यू कैन लर्न, एज मच एज यू कैन डेवलप योर स्किल्स, दैट्स व्हाट विल कीप गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज टू द नेक्स्ट स्टेप्स, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर आपको करियर बनाना है तो इसके बारे में एक्साइटेड होना, पैशनेट होना, सीखना, है ना, और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना, यही तरीका है। तो ये तो हो गया एक स्पेसिफिक AI की, पर हर डिपार्टमेंट में आजकल AI है, राइट। हाँ। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग है या फिर कोई ट्रेनिंग्स डेवलपमेंट में, वहाँ पे भी अगर किसी को, हाँ, तो आई मीन एप्लीकेशन बहुत है, एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग में मुझे मेलर कैंपेन करना है और मुझे एक ईमेल लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें आइडियाज़ के लिए AI का हेल्प ले सकता हूँ। मैंने कोई ईमेल लिखा, उस पर फीडबैक के लिए AI का हेल्प ले सकता हूँ, है ना। मुझे मान लीजिए कि पुश नोटिफिकेशन भेजना है, उसके लिए मैं आइडियाज़ के लिए हेल्प ले सकता हूँ, फीडबैक के लिए हेल्प ले सकता हूँ, है ना। मुझे कोई ब्रांडिंग कैंपेन करनी है, कॉन्टेक्स्ट देके मैं आइडियाज़ जनरेट कर सकता हूँ AI के थ्रू। तो इन जनरल एप्लीकेशन तो बहुत है ना। आपको रिपीटेड ईमेल्स लिखते हैं, आप AI का हेल्प ले सकते हैं, है ना। स्पीड आपकी, क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी, ऑप्टिमाइज कर सकते हो वर्क। छोटा मोटा एनालिसिस AI के थ्रू कर सकते हैं आप, उसमें डेटा डाल के उसको कॉन्टेक्स्ट बताइएगा तो डेटा के बारे में आपको बता देगा। तो मार्केटिंग से लेके मतलब सभी जगह, बिजनेस में बहुत जगह इसके एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब जो उस फील्ड का है उसको ये समझना रहेगा कि मुझे ये मेरे काम को एफिशिएंट करने में कैसे हेल्प कर सकता है, और उस तरीके से उसको यूज़ करना रहेगा। फॉर एग्जांपल कभी मेलर कैंपेन करना हो तो हम लोग वही, जैसे मैंने बताया कि आइडियाज़ लेते हैं, है ना, क्रिएटिव आइडियाज़ लेते हैं, तो है मतलब एक सेकंड पर्सपेक्टिव, थर्ड पर्सपेक्टिव मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, यही की वजह से। ठीक है। एक क्वेश्चन इंटर्न्स को लेके है, कोई अगर वो इंटर्नशिप्स कर रहा है तो उसको उसका बेनिफिट्स कैसे उठाना चाहिए इंटर्नशिप्स का। अगर वो इंटर्नशिप में जा रहा है तो किन चीज़ों को वो ग्रैब करे इंटर्नशिप में जाकर, ताकि उसे करियर में आगे हेल्प मिले। राइट, वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे, है ना। सो वन इज व्हेन यू गो एंड डू एन इंटर्नशिप इन अ सर्टेन कंपनी, यू गेट सर्टेन असाइनमेंट टू वर्क ऑन, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से कीजिए, टाइम पास की तरह मत कीजिए, राइट। आप ताकि आपके जो टीम मेंबर्स हैं या फिर इमीडिएट आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है, उसको आपको स्पून फीड करने की जरूरत नहीं पड़े, और वो आपकी क्वालिटी को देख के अप्रिशिएट करें कि यू पुट इन एफर्ट, राइट। आप हमेशा मतलब कहीं भी फंस जाएं, कहीं भी स्टक हो जाएं, तो अपने मेंटोर से, अपने कॉलीग से हेल्प के लिए जाएं, बोलें, है ना। अगर आपके पास काम नहीं है, सपोज आपका कुछ आज दिन का 2 घंटे 3 घंटे का ही काम था, तो आप प्रोएक्टिवली सीख कीजिए कि मैं किसी और चीज़ पे काम कर सकता हूँ क्या, कोई और चीज़ एक्सप्लोर कर सकता हूँ क्या, राइट। नेटवर्किंग कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो भी लीडर हैं, लीडरशिप है, उनको रीच आउट करना, उससे बातें करना, कोशिश करना कि नेटवर्क बिल्ड करें, क्योंकि ये सब चीज़ इन जनरल PPO में या फिर बाद में भी लाइफ में आपको कहीं भी हेल्प ही करेगी, ठीक है। तो अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करना, है ना। अगर आपके पास छोटा प्रोजेक्ट है, दिन में टाइम बच जाता है, तो प्रोएक्टिवली रीच आउट करना, सीक आउट करना कि मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या, राइट। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि लीडरशिप पोजीशन पे उनसे कुछ सीख सकते हैं, अभी या फिर बाद में उनसे कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो उनसे नेटवर्किंग करना, उनसे बॉन्डिंग करना, है ना। तो इन जनरल ये सब करना चाहिए किसी भी इंटर्न्स को। ठीक है। सो आई थिंक हमने लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एंड इट्स टाइम टू रैप अप द शो। सो बिफोर सो आप कुछ फाइनल टिप शेयर करना चाहेंगे बिगिनर्स के साथ, ताकि वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें, तो पूरी जर्नी से, या फिर कुछ आप उनको बताना चाहते हैं? राइट, इन जनरल ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट, वो सारे टिप्स ही थे, है ना। या आप शुरू से देख लीजिए कि मैंने अपनी इंटर्नशिप को कैसे
जब मुझे फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप लैंड करना था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थे, प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मैंने मेहनत करी, डोर टू डोर जाके कंपनी टू कंपनी विजिट करके अपने रेज्यूमे को दिया, ठीक है। तो मेहनत करने से नहीं घबराना है ना। अपने जो भी लाइफ में करना है उसको डिसाइड करना है, गोल बनाना है, प्लान करना है और उसको डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना है। इन जनरल आप जब भी कोई काम करने जाओगे तो बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, उससे भी नहीं घबराना है। इन जनरल आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अगर आप नंबर्स देखोगे तो मोस्टली फेलियर्स ही आएंगे और हर फेलियर में आप कुछ ना कुछ सीखते जाते हो और बेटर बनते जाते हो। हर फेलियर के बाद नेक्स्ट स्टेप आप अपने बेटर वर्जन बनते जाते हो। तो आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। एंड कीप डूइंग इंटर्नशिप, कीप लर्निंग न्यू स्किल्स एंड ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल ऑल डू ग्रेट इन योर करियर। सो थैंक्स टू द ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू द शो, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे टेक अवेज मिले होंगे एंड आप भी अपनी इंटर्नशिप की जर्नी को करियर में बहुत बड़ी सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इमीडिएटली कर लीजिए। ऑल्सो आप इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म में अपस्किलिंग करना चाहते हैं तो इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म में शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड वी ऑल्सो हैव प्लेसमेंट गारंटी कोर्स इन इंटर्नशाला विद गारंटीड प्लेसमेंट। आप उसको भी एक्सप्लोर करिए। ऑल्सो वी हैव आईएस क्लब्स इन इंटर्नशाला। अगर आप एक अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, उस कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप आईएस क्लब्स को भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स शादाब फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई एम श्योर आज ऑडियंस ने बहुत कुछ लर्न किया है। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।